दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड, जिसमें हम कुल 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एलटी ग्रेड परीक्षा में मुख्य विषय के 120 और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र कुल 4 खंड होते हैं, जिनमें से आपको कोई 2 खंड चुनने होते हैं। तो आज हम इतिहास खंड को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है ये आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का इतिहास खंड। दोस्तों देखिए, जो पहला प्रश्न है ये हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से या विंध्य घाटी के उच्च पाषाण काल से। तो सही उत्तर है दोस्तों, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति जो है वो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के लोहंदा नामक पुरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति ये उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, महदहा। महदहा जो है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है: झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान क्षेत्र। तो बूचड़ खाना क्षेत्र के साक्ष्य महदहा प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है कामियांडे, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, एच.डी. सांकलिया या डी टेरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। दोस्तों भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे और 1863 में चेन्नई के निकट पल्लवरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोजें की थीं। और रॉबर्ट ब्रूस फुटे को दोस्तों भारतीय प्रागैतिहास का पिता भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। निम्न हड़प्पी स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? देखिए, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा। तो इनमें से आपको ऑप्शन के आधार पर बताना है कि कहाँ से मिले हैं। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में ये निम्न हड़प्पी स्थल हैं, यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और सुरकोटदा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य और कलश अवधानों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो ये आप जानते हैं कालीबंगा से। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। और दोस्तों यहाँ से 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिली हैं और निचली बस्ती में अनेक घरों में भी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति से ही है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। दोस्तों आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी छोर माना जाता है। और दोस्तों आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था।
अगला प्रश्न है धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो सही उत्तर है धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव ये दोस्तों विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धौला का अर्थ क्या होता है? धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो धौला कुआं, इसका मतलब ये है कि दोस्तों धौलावीरा के टीलों की खोज 1967-68 में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्वविद जो है जेपी जोशी को है। और दोस्तों धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है तैत्तिरीय आरण्यक। ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों तैत्तिरीय आरण्यक यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक है और मैत्रायणी आरण्यक की तैत्तिरीय और काठक शाखाओं का एक प्रतिनिधि ब्राह्मण है जिसको कि तैत्तिरीय आरण्यक कहा जाता है। सायणाचार्य के अनुसार तैत्तिरीय आरण्यक के रूप में प्रख्यात कृष्ण यजुर्वेद आरण्यक दृष्टा ऋषि कठ हैं और तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं जिसे नारायणीय कठ नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? तो सही उत्तर है नरसिंह मेहता वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े थे और ये 15वीं सदी के गुजरात के संत कवि थे। उनके द्वारा रचित वैष्णव जन तो तेने कहिए ये गांधी जी का प्रसिद्ध भजन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? देखिए सावित्री, विष्णु उरुक्रम, विश्वकर्मा और सविता। तो सही उत्तर है विश्वकर्मा। दोस्तों देखिए सावित्री, विष्णु उरुक्रम और सविता देवता ये वैदिक सूर्य देवता से संबंधित हैं जबकि विश्वकर्मा जो हैं बढ़ई शिल्पियों के मुखिया होते थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो सही उत्तर है तृतीय मंडल। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और ऋग्वेद के दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म। दोस्तों भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क के विषय में विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है महायान। देखिए बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, जिसमें कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? ऑप्शन है आपके भद्रबाहु, गर्दभिल्ल, स्थूलभद्र या देवर्धिगढ़। तो सही उत्तर है स्थूलभद्र। दोस्तों प्रथम जैन संगीत या जैन समिति जो सभा है ये 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो आप जानते हैं ऋषिपत्तनम। दोस्तों ऋषिपत्तनम जिसको कि सारनाथ भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और बौद्ध ग्रंथों में इसे दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो उत्तर है बिंदुसार। दोस्तों डायनोसियस नामक राजदूत मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे?
ऑप्शन देखिए प्रांतीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिले के अधिकारी या नगर के अधिकारी। तो सही उत्तर है जिले के अधिकारी। दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित जो अग्रोनोमोई थे ये ग्रामीण अधिकारी थे। एग्रोनोमोई का काम जो होता था वो नदियों की देखभाल, भूमि की नापजोख, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल करना होता था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जिले के अधिकारी होते थे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज ने नगर प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्ट्रोनोमोई का उल्लेख किया है, न कि एग्रोनोमोई का। और मौर्य प्रशासन में गोप जो है जिला और ग्राम के बीच का अधिकारी होता था, और गोप भू राजस्व संबंधी तथ्य लिखने का कार्य करता था। स्थानिक जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी होता था, और ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। अगला प्रश्न है गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। दोस्तों गुप्त संवत 61 का मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो आप जानते हैं गंगैकोंड उपाधि धारण करने वाला राजेंद्र प्रथम था, और राजेंद्र प्रथम चोल वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। और दोस्तों उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, और उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इलंगोन पिच, पंचवन महादेवियार, वानवन महादेवियार या वानवन महादेवी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वानवन महादेवी राजराज प्रथम की माता का नाम था। और जो है दोस्तों वानवन महादेवी परांतक की मृत्यु के बाद ये सती हो गई थी। दोस्तों राजराज प्रथम जो है परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोलिवर्मा था, जो राजराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, सही है। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही हैं। कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में इन्होंने अपना निवास बनाया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी जिसका शासनकाल रहा, तुगलक वंश के संस्थापक और दिल्ली का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, और वो निजामुद्दीन औलिया से बैर रखता था और उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। दोस्तों जिसके उत्तर में औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है द्वितीय राजतरंगड़ी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है जोनराज, कल्हड़, श्रीवर या जयदेव। तो सही उत्तर है जोनराज। दोस्तों जोनराज 15वीं सदी के कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृति कवि थे। उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, जबकि कल्हड़ जो हैं वो राजतरंगिणी के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, ये 1 नंबर पे हो जाएगा। महमूद गजनवी 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर चंगेज खां 3 और तैमूर सबसे लास्ट में 4 नंबर पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 4 3 दोस्तों 1 2 4 3 आपका ऑप्शन बी सही है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर चंगेज खां 1162 से 1127 मंगोल शासक था, वो ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए 1221 में सिंधु तट पर पहुंचा। और तैमूर लंग ने दोस्तों
1398 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, कुतुब मीनार के समीप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे पहला कथन है, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी, सही है। और इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। वो पहला इल्बारी तुर्क शासक और दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक ने नहीं बल्कि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। और 1226 में उसने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति और मलिक छज्जू का विद्रोह। तो दोस्तों, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण जो है 1394 से 1398 में हुआ था। तो एक सन आपको मिल गया। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था 1329-30 में। तो याद रखिए, 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और बाजार नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपनाई थी, 1296 में। और मलिक छज्जू का विद्रोह जो है ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1290 में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 में, बाजार नियंत्रण 1296 में, फिर सांकेतिक मुद्रा 1329-30 में और तैमूर का आक्रमण 1398 में। तो सही उत्तर 4, 3, 1, 2 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ये सही सुमेलित है। खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 में, ये भी सही है। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की 1504 में, सही सुमेलित है। और कन्नौज का युद्ध 1530 ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कन्नौज का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, याद करिए 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अन्य विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो उत्तर है रामचंद्र। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वो देवगिरी का यादव शासक रामचंद्र था। और अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार 1296 में आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था किसको, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है आपके वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बार्काचार्य को। तो सही उत्तर है वल्लभाचार्य को, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कृष्णदेव राय तत्कालीन दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। उसके दरबार में 8 तेलुगु महान कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। दोस्तों, वैष्णव धर्मानुयायी होते हुए भी वो सभी संप्रदायों का सम्मान करता था। वल्लभाचार्य काशी से शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर चले आए थे। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है वैष्णव धर्म से। श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है और ये संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। दोस्तों देखिए, इस संप्रदाय में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ श्री देवी और महालक्ष्मी होता है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भाष्य है।
अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास स्थित है। और दोस्तों देखिए फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए देखिए खुर्रम का विद्रोह। दोस्तों खुर्रम का विद्रोह कब हुआ था? तो 1623 में। 1623 में खुर्रम का विद्रोह हुआ था। जून 1539 में चौसा के युद्ध में 1539 देखिए इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। और दोस्तों यहाँ पर 1623 में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। और 1658 में मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट धर्मत का युद्ध हुआ था। ये 1658 है। इसके अलावा खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? 1606 ईस्वी में। 1606 में वो पराजित हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 2 4 2 4 और उसके बाद 1 और 3। देखिए 2 4 1 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो घटनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? तो सही उत्तर है मुगल दरबार में मीर ए तुजुक धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था। देखिए दोस्तों धर्मानुष्ठान का अधिकारी जो होता था वो मीर ए तुजुक होता था। और यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन इनमें से इसके लिए सही नहीं बैठता है। तो याद कर लीजिए मुगल दरबार में मीर ए तुजुक धर्मानुष्ठान का अधिकारी था और इसका मुख्य कार्य धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करना होता था। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो सही उत्तर है 1/3 यानी 33 सही 1/3% अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो सही उत्तर है अकबर। दोस्तों किरोरी शब्द अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में जो रेवेन्यू ऑफिसर होता था उसके लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा कितने पैसे के बराबर होती थी? तो सही उत्तर है 2 पैसे। देखिए दाम जो था दोस्तों अकबर के शासनकाल में एक दाम दशमलव मुद्रा में 2 पैसे के बराबर होता था। अगला प्रश्न है पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य है? मंदिर, कर, गांव का समूह या भूमि? तो सही उत्तर है भूमि। मुगल काल में पैबाकी शब्द का तात्पर्य भूमि से था और मुगल शासनकाल में भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन 2 भागों में किया गया था, खालसा जागीर और पैबाकी। पैबाकी के अंतर्गत आने वाली भूमि अस्थायी रूप से केंद्रीय नियंत्रण में रहती थी और मुगल काल में जागीरों के हस्तांतरण की एक आम प्रक्रिया बन गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया था? तो रज्मनामा महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है। दोस्तों अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। इसमें नकीब खां बदायूनी और फैजी विद्वानों के प्रयासों से किया गया था और इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में हुआ था और आगरा का किला 1573 में बनकर तैयार हुआ था अकबर के शासनकाल में। दिल्ली के लाल किले की नींव जो है ये शाहजहां के समय 1618 में पड़ी थी और इसका निर्माण दोस्तों दिल्ली का लाल किला 1647 में ये बनकर तैयार हुआ था और ताजमहल का निर्माण 1631 में प्रारंभ हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर इस आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कालीकट को उन्होंने 1500 में प्राप्त किया था, कन्नानौर को 1502 में, इसके अलावा धाबोल जो था इसको 1522 में और पोन्नानी को 1526 में इन्होंने प्राप्त किया था। तो इस आधार पर देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते भी हैं, बम्बई को। देखिए बम्बई को दोस्तों 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया गया था और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सही सुमेलित है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को सही सुमेलित है और देवगांव की संधि दोस्तों 17 दिसंबर 1818 ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। तो ये देखिए, इस आधार पर ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 की तक चला था, इसकी समाप्ति मंगलौर की संधि 1784 के साथ हुई थी और इसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो आप जान लीजिए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था। आप जानते हैं 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था और यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और बगावत कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर में इन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की थी और इस समय इनकी उम्र या जो आयु थी दोस्तों वो 80 वर्ष थी। दोस्तों इन्होंने उस उम्र में भी अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के रूप में इन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया और इनको बिहार के सिंह की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? महर्षि दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस या अरबिंदो से? तो सही उत्तर है रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, इनके बचपन का नाम गदाधर था। ये एक महान विचारक थे जिनके विचारों को उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया था और रामकृष्ण ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? शाह अब्दुल अजीज, मोहम्मद कासिम वानोतवी और रशीद अहमद गंगोही या महमूद उल हसन? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह अब्दुल अजीज। दोस्तों शाह अब्दुल अजीज देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे और देवबंद स्कूल उलेमाओं ने जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे यह आंदोलन चलाया और यह एक पुनर्जागरण आंदोलन था और इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे, मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। और देखिए इनमें महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक विद्यालय की स्थापना की। तो इस तरह से मोहम्मद वानोतवी, रशीद अहमद गंगोही और महमूद अल हसन देवबंद स्कूल से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है, आसान सा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? डेट याद रखिएगा, 26 जुलाई 1856 को। दोस्तों, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया था और इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1854 ईस्वी, इस समय 1854 में क्या हुआ था? शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग बना। 1904 में दोस्तों क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और 1917 यानी सैडलर कमीशन। तो इस आधार पर सही उत्तर का चयन जब आप करेंगे तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 1, 3, 4 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? ऑप्शन है मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों के उत्थान के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। यह एक शिथिलता नीति थी जिसे डलहौजी द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया था, जो 1848 से 1856 के मध्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, जबकि डलहौजी से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के न्यायालय ने 1834 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया था और कंपनी ने 1839 में मांडवी, देखिए 1839 में मांडवी को और 1840 में कोलाबा और जालौर को, और इसके अलावा दोस्तों 1842 में सूरत में कब्जा किया था। तो इस प्रकार से अगर जो इन तीनों रियासतों की बात करें तो डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत मांडवी, कोलाबा और जालौर और सूरत, इन सभी पर लागू किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो सही उत्तर है वेलेजली। दोस्तों, इंग्लैंड के बैप्टिस्ट मिशनरी त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड कलकत्ता में अपनी गतिविधियां प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली उनकी गतिविधियों से इनकी गतिविधियों को विनाशक और शांति के लिए खतरा मानते थे। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। देखिए 1866 में दोस्तों, डेट याद रखिए, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, जबकि इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में थी, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, सही है, और दूसरा है कि उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो दोस्तों 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं महात्मा गांधी के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टन की संज्ञा किसको दी गई है? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी और 1825 में बम्बई के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और दोस्तों, उन्होंने 1901 में अपनी किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कब गठित की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1943 को। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसको आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है, उसका गठन किया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या चिराग अली? तो सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे
अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया था और इसमें हाली, नज़ीर अहमद, चिराग अली आदि ने सक्रिय रूप से सहभाग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? ऑप्शन है रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें या आचिनलेक। तो सही उत्तर है आचिनलेक। दोस्तों 1947 में भारत विभाजन के बाद आचिनलेक को संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम सेनापति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? ये प्रश्न कठिन है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों 1891 में जनगणना आयुक्त जेरियावस एथिलेस्टन बेंस थे, J.A. बेंस। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, J.A. बेंस 1851 के जो है जनगणना कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य सही है। अरबिंदो घोष द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी सही सुमेलित है। ऐसे करते हैं। JL नेहरू द यूनिटी ऑफ इंडिया सही है। और द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सुभाष चंद्र बोस, ये सही नहीं है क्योंकि ये ह्यू टोए दोस्तों जो है दोस्तों ह्यू टोए की रचना है और कर्नल ह्यू टोए ने द स्प्रिंगिंग टाइगर लिखा है और ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ये जो हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि और वसई या बेसिन की संधि। तो दोस्तों सूरत की संधि देखिए 1775 में हुई थी और इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। देखिए, और सालबाई की संधि दोस्तों बसीन की संधि 1802 में हुई थी। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य बसीन की संधि हुई थी। तो इस आधार पर यहाँ पर देखिए 2, 3, 1, 4 सबसे पहले सूरत की संधि हुई, फिर सालबाई की संधि हुई, फिर श्रीरंगपट्टनम की और लास्ट में बेसिन यानी बसई की संधि संपन्न हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का जो हमने प्रश्न पत्र सॉल्व किया। LT ग्रेड परीक्षा सामाजिक विज्ञान 2018 का इतिहास खंड, जिसमें हमने इतिहास के कुल 60 प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर जो हम इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें तो इन 60 में से दोस्तों मान के चलिए 50 प्रश्न बहुत ही आसान थे और जो है 10 प्रश्न थोड़ा मिलान वाले और जो तिथियों का क्रमानुसार व्यवस्थित करना था वो थोड़ा सा कठिन थे। और आप अब एक चीज़ पक्का मान के चलिए कि अब इतना आसान प्रश्न नहीं आने वाला है। अब ये अनुपात मान के चलिए आपको 25 से 30 प्रश्न आसान पूछे जा सकते हैं, लेकिन 30 प्रश्न कठिन ही रहेंगे, जैसा कि आयोग इस समय अपने परीक्षाओं में जो ट्रेंड अपना रहा है। तो ये प्रश्न पत्र तो पहली बार LT ग्रेड का परीक्षा इस तरह से हुआ था, तो आसान सा प्रश्न था, लेकिन आप अपनी तैयारी और भी स्तरीय करिएगा क्योंकि प्रश्न पत्र कठिन होने वाला है। तो ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।